सर्वांना नमस्कार. सीपीआर पुणे आणि एमपीए नाशिक तर्फे आजच्या वेबिनारमध्ये हजर असलेले सर्व अधिकारी आणि अंमलदार मी यांचे स्वागत करते. आजचा आपला विषय आहे परदेशातील प्रकरणाची चौकशी. आपले आज व्यक्ती आहेत एच.एस. गिल सर. मी सरांचा परिचय देऊ इच्छिते. माननीय एच.एस. गिल is an ex-ACP of Delhi Police. He has done MA English, MA Political Science, LLB, LLM, and presently doing PhD in criminal cases, PhD in law from Delhi University. He has investigated many criminal cases. Notably, he was IO of Parliament Attack Case 2001. He was awarded rupees 15,000 cash with a commendation certificate from LG Delhi. He was also part of investigation of Red Fort shootout case 2002 and played main role in arresting terrorist Asfaq. He has also handled many high-profile official secret act cases, including arrest of Pakistan development involved in spying. He is regularly delivering lectures as visiting faculty in CBI Academy, CDTS Academy Ghaziabad, Police Training College Delhi Police, and National Institute of Criminology and Forensic Science रोहिणी दिल्ली. आपला आजचा व्यक्ती हे दिल्लीचे असल्यामुळे त्यांचं संभाषण हे हिंदीमध्ये असणार आहे. तर मी आता सरांना विनंती मैं आपको सर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपना लेक्चर स्टार्ट कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स. आज मैडम ने मुझे जो इंट्रोडक्शन दी है तो आई एम थैंकफुल टू हर. आज का टॉपिक जो हम राइट अवे स्टार्ट करते हैं कि बिकॉज हमारे पास 1 घंटा ही है बात करने के लिए. ऑफिसर, जो हमारे टॉपिक का जो टाइटल है जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड. इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड के विदेश में हमने कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो it's very typical topic and typical you must be doubting के ये कैसा टॉपिक हो गया कि हम बाहरले कंट्री में तफ्तीश कर रहे हैं. लाइक आपने काफ़ी हिंदी मूवीज़ देखी होंगी और इंग्लिश मूवी देखी होंगी. जेम्स बॉन्ड जो है कि वो इंग्लैंड के क्वीन का डिटेक्टिव होता है, लेकिन वो हर कंट्री में जाके अपने फायरिंग करता है, पकड़ता है, मारपीट करता है. और एक हमारे पिक्चर भी बनी थी जो सनी देओल की पुलिस वाला बनता है वो, तो उससे टेररिस्ट छूट जाता है, वो इंग्लैंड में जाके वो हो हल्ला करता है, वहाँ पे तोड़ फोड़ होती है, गोली चलती है. बट इन इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड ऑफिसर we can't do such things when we leave our country. We are police officer within the limit of our land, within the limit of our country. When we leave our country, we cease to be a police officer. We have to be careful about the procedure which we are going to talk. जो आज हम बात करेंगे उसमें प्रोसीजर की कि अगर आप आगे कंट्री के बाहर जाओगे तो आपको कैसे कैसे बात करनी है, तो कैसे आपने उसको प्रोसीड करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर. तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा लगा दे, पीपीटी लगा दे. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड ऑफिसर्स, विदेश में तफ्तीश. इसमें ऑफिसर्स, आपने इंडियन पीनल कोड जो भारतीय दंड संहिता उसको अच्छी तरह पढ़ा होगा, लेकिन हमने कभी ये जो सेक्शन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं किए. जो सेक्शन में आई एम गोइंग टू रीड एंड इंटरप्रेट इट. लाइक सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड. व्हाट इज दैट ऑफिसर? Punishment of offences committed within India, which we are regularly doing. Every person shall be liable to punishment under this code IPC, and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty. तो अफसर, तो यहाँ पे इंडिया में रहते हुए अगर कोई अपराध करेगा तो हमारे इंडियन पीनल कोड में जो जो पनिशमेंट है, जैसे चोरी की है, चोट पहुंचाने की है, मर्डर करने की है, रेप करने की है, तो एवरी ऑफेंस हैज बीन कवर्ड इन आईपीसी, तो उसके हिसाब से सजा मिलेगी. तो ये सेक्शन 2 बोलता है. सेक्शन 3 ऑफिसर आप देखिए, इसमें काफ़ी लोचा आ जाएगा.
which I will try to understand, make you understand. Section 3, punishment of offences committed beyond का मतलब country से बाहर, punishment of offences committed beyond country से बाहर, but which by law may be tried within India. तो कानून के तौर पे इंडिया में लागू होगा. मैं पहले पूरा सेक्शन पढ़ देता हूँ, फिर इसको इंटरप्रेट करूंगा. Any person liable, liable का मतलब है ऑफिसर accountable, answerable, responsible. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. Officer, this is a very interesting section which has to be understood very clearly. Officer, तो इसमें क्या है, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे टीवी पे कि आपका मोबाइल चल रहा है तो आपका जो साथ में नेट भी चल रहा है, तो है देखा होगा ना, बच्चा जहाँ डॉगी पीछे चल रहा है नेट की शेप में. तो ऐसे ही ऑफिसर इंडियन सिटीजन जो है इंडिया के बाहर अगर जाएगा और बाहर जाके फॉरेन कंट्री में अपराध करेगा और वहां से अपराध करके फिर भाग के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेक्शन 3 डील करेगा कि उसको यहाँ इंडिया में पकड़ लिया जाएगा और वहां के जो सारी फाइल वगैरह मंगा के जो अपराध किया है तो यहाँ पे केस चलाया जा सकता है एज इफ ही हैज कमिटेड ऑफेंस इन इंडिया. तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सर, कोई भी भारतीय नागरिक दूसरे कंट्री में जाके कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद इंडिया में वापस छुप जाता है आके, तो वो यहाँ पे पकड़ा जाता है, बाहर के वहां से इंफॉर्मेशन आए तो उसको इंडियन सिटीजन होने के नाते उसने ऑफेंस बाहर किया है लेकिन वो आईपीसी के तहत यहाँ पे उस पर ट्रायल चलेगा. ऑफिसर मेरे सामने जब मैंने बस इंस्पेक्टर, तो मेरे सामने की वारदात हुई कि एक सरदार जी थे सोडी नाम के, तो उसने क्या किया कि इंग्लैंड में जाके वहाँ इंग्लैंड में गया हुआ था तो वहाँ एक लड़की का रेप और मर्डर कर दिया. तो वहाँ पे काफी होहला हुआ, वहाँ पे प्रेस में काफी आया. तो वो जो सोडी नाम का जो बंदा था तो वो वापस इंडिया में आके यहाँ पे आके छुप गया, कुल्लू मनाली के वहाँ पे वो भेष बदल लिया. तो वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस जो है वो बार बार हमारे पास आ रही थी. तो एज आई रिमेन्ड इन स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी टेरो सेल, तो हमारे पास आती थी और पूछती थी. और पेरेंट्स जो है वो भी टीवी के हर चैनल पे बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भी उसने हमारी बच्ची को इसने मारा है, रेप किया है, उसको पकड़ने में हमारी मदद कीजिए. तो द केस वाज वेरी हाईलाइटेड. तो देन ऑफिसर, तो वो ट्रेस हो गया, वो मनाली के वहाँ पे कुटिया बना के साधु का भेष बना के रह रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद यहाँ पे दिल्ली में उसका ट्रायल स्टार्ट हो गया, जो पेपर अवेलेबल थे. तो इन द मीन टाइम British police they were informed, they came over here and filed an application in the court to take him away to England to try him according to their own offences, according to old law. So section 3 obviously this must be very clear कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर बाहर जाके अपराध करता है और अगर वहां पकड़ा गया वो तो डील करेंगे, अगर वहां से भाग के वापस आ गया तो हम भी उसको ट्रायल कर सकते हैं. दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इट. नेक्स्ट ऑफिसर, सेक्शन 4 इसको और एक्सपैंड कर देता है, इसको और क्लियर कर देता है. सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस ऑफिसर के इंडिया से बाहर जाके अपराध करना, वहां पे एक्सटेंशन, इससे एक्सटेंशन हो गई. तो आईपीसी जब इंडियन सिटीजन बाहर जाता है तो आईपीसी उसके साथ साथ चली जा रही है. वहां पे वो गलती करेगा तो देन ही विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस ही हैज कमिटेड. जो भी ऑफेंस किया उसके हिसाब से वो उसको पनिशमेंट मिलेगा. आप देखिए सेक्शन 4 सेक्शन 3 को और क्लियर करता है. द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. इंडिया से बाहर कहीं भी वो जो अपराध करता है
तो वो लायबल होगा, अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा आईपीसी के लिए, तो उसको डील किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 है एनी पर्सन ऑन एनी शिप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, कहीं भी है, तो वो जैसे हमारे यहाँ पे है, आपने देखा होगा पहले एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस इंटरनेशनल फ्लाइटें लेके जाती थी, अभी सभी इंडिगो वगैरह सारे लेके जाते हैं, तो दे हैव बीन रजिस्टर्ड, द एयरलाइंस हैज बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया, और ये वहां पे कहीं भी चले जाए, अपराध हो जाए, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आईपीसी। नेक्स्ट, अभी ऑफिसर्स हमने इंडियन पीनल कोड की बात करी थी, अब मैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करता हूं। इसमें इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच हैज बीन अमेंडेड राइट नाउ, 105 सीआरपीसी, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफिसर कि अगर कोई क्रिमिनल यहाँ पे अपराध करके चला जाता है और वो बाहर भाग जाता है, और बाहर भी उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी छोड़ गया है, जैसे अभी मैं अब विजय माल्या वगैरह की बात करूंगा, तो वो 105 सीआरपीसी में ऑफिसर डील किया जा रहे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये चौकसी, मोहन चौकसी, ये सब 105, तो इनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है इंडिया में, उनको सीज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो करोड़ों की लोन लेके भागे हुए हैं, सीज किया जा रहा है। रेसिप्रोकल, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल ऑप्शन? रेसिप्रोकल के आपस में एक दूसरे का, कि हम अपने जहां अगर हमें पता लगा कि उसने स्वीडन में, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो वो भी वी कैन गेट इट सीज्ड, गेट इट सील्ड, गेट इट ऑक्शनड, सो दैट जो वो चोरी करके गया है, घाटा डाल के गया है, उसको पूरा करने के लिए। तो रेसिप्रोकल है, कंट्री टू कंट्री, वाइस वर्सा। रेसिप्रोकल मीन वाइस वर्सा। ये जो प्रोसेस है, उसका अरेंजमेंट है, इसकी ऑफिशियल अमेंडमेंट हुई है, तो ये सेक्शन, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखा होगा, सीबीआई जो करते हैं, जो डील करते हैं, तो वो इसी सेक्शन को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी सेक्शन को। दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। या मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सेक्शन आप अपनी बुक लेके इसको पढ़िए, और एग्जाम्पल जो 2-3 में दूंगा उसके अलावा भी आप देखिए, तो इसके काफी एग्जाम्पल्स, काफी रिलेटेड केसेस भी हैं। सेक्शन 105 एसीआरपीसी में ऑफिसर डेफिनेशन आती है, परिभाषा। कंट्रैक्टिंग स्टेट का मीन्स, इसका मतलब क्या है? एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया in respect of which arrangement have been made by the central government with the government of such country through a treaty or other. This is very important. Contracting state का या वर्ड का मतलब है उसे कि इंडिया के साथ किस किस कंट्री ने 105 सीआरपीसी के तहत हमारे साथ समझौता किया हुआ है, हमारे साथ ट्रीटी, संधि करी हुई है, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट किया, हमारे साथ कोई एलओयू, एमओयू को बनाया हुआ है, एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये बनाया हुआ, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्टिंग स्टेट comes into picture when reciprocal arrangement has been made with India with other country through a treaty or otherwise, treaty, संधि, एग्रीमेंट, या कोई और तरह की एग्रीमेंट करा है, तो उस हिसाब से कंट्रैक्टिंग स्टेट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स पहचानना, आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, includes establishment of a proof that the property was derived from or used in the commission of an offense. Identifying का मतलब है पहचानना, includes क्या है कि जो क्रिमिनल भाग गया है अपने कंट्री से, जो एक्यूज्ड, जो क्रिमिनल भाग गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश करना, उसकी प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश करना या आइडेंटिफाई करना, उसकी प्रॉपर्टी को
एस्टेब्लिश करना या आइडेंटिफाई करना जो ऑफेंस के दौरान उसने जो प्रॉपर्टी बनाई है, आइडेंटिफाई समझे आप, कि जो प्रॉपर्टी उसने क्रिमिनल ने क्राइम करते हुए बनाई है उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना। तो बाहर के जो कंट्री है वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम जो है इंडिया से हम भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर सबमिटिंग ए रिपोर्ट फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री कि वेदर दिस criminal has established through the money generated by committing the offense करके, अपराध करके अगर उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई है उसको लोकेट करना। अभी ऑफिसर पीछे 2 साल पहले की बात है, तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, तो इसने पाकिस्तान के उसको मीटिंग रखी थी। तो अजीत डोवाल ने, जो हमारे यहाँ से टेररिस्ट क्रिमिनल भाग के दाऊद इब्राहिम वगैरह बैठे हैं वहां पे, टेररिस्ट बैठे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को लिस्ट बनाई हुई थी कि ये प्रॉपर्टी हमने सीज करानी है, ये प्रॉपर्टी आपके वहां बनी हुई है या हमारे ये बनी हुई है। तो आइडेंटिफाइंग इज लोकेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जनरेटेड थ्रू ऑफेंस, अपराध करके बनाई है। एंड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है वही सेम कि क्राइम करके पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, कोई और जायदाद खड़ी कर देना। तो मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और obtained डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बेनामी, जिसको इंडायरेक्टली कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग क्राइम इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। तो अभी ऑफिसर आपने देखा होगा दाऊद इब्राहिम के जो भाई बॉम्बे में प्रॉपर्टी को देख रहे थे, प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की थी, तो वो भाई उसके बैठे थे, अरेस्ट हुए और प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ वगैरह भी किया, तो आपको पता होगा। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस द प्रॉपर्टी और मनी जनरेटेड थ्रू द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। एसेट्स का मतलब है कि प्रॉपर्टी तो हो गई, कि बिल्डिंग हो गई, एसेट्स है कि और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, उसने और गाड़ियां खरीद ली और प्लेन खरीद लिए और उसने कोई और एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर ली, तो वो एसेट्स में आ जाता है। ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल, tangible or intangible, or deed and instrument evidencing title or interest in such property or assets derived or used in the commission of an offense and includes property through proceeds of crime। तो ऑप्शन ये प्रॉपर्टी को वही है कि प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली डायरेक्टली दी है, मूवेबल है, या किसी के साथ एग्रीमेंट करके करी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है टाइटल और इंटरेस्ट ये सारा आ जाता है कि कैसे इंटरेस्ट जो है एस्टेब्लिश करना, ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये लिंक एस्टेब्लिश कैसे करना है। लाइक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जैसे मैंने बोला कि दाऊद इब्राहिम के भाई उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ देख रहे थे, तो वो एस्टेब्लिश हुई कि प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की है, ये लुक आफ्टर ही कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी फिर ऑक्शन सीज करी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। आपने देखा होगा कि 8-10 साल पहले की बात है, दाऊद इब्राहिम की बॉम्बे में प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर रही थी, गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही थी, तो नोबडी, क्योंकि उसका डर था, तो नोबडी वाज कमिंग फॉरवर्ड टू फॉर ऑक्शन, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ऑक्शन में, आ नहीं रहा था। तो एक अश्विनी शर्मा का नाम का एक हमारे एडवोकेट है, पंजाब यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में काम करते दिल्ली में, तो उस ही केम फॉरवर्ड, तो प्रॉपर्टी खरीदी। तो उसकी प्रॉपर्टी डरता मारा कोई खरीद नहीं रहा था, ऑक्शन के पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो अब मुझे लोधी गार्डन में सैर करने जाता हूँ शाम को, तो वो मुझे मिलता है, तो सैर कर रहा होता है, तो उसके साथ 8-10 उसको सिक्योरिटी मिल गई इसी वजह से कि उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके साथ साथ पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले भी सैर कर रहे होते हैं। और तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कवर्स अंडर सेक्शन 105 CRPC। नेक्स्ट, जैसे ऑफिसर आइडेंटिफाइंग था, ऐसे ही ट्रेसिंग मीन्स डिटरमिन द नेचर ऑफ सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ये ऑफिसर आपका काम है
कहीं किसी कंट्री से भी आपको रिक्वेस्ट आ सकती है कि ट्रेस करें, आइडेंटिफाई करें किसकी प्रॉपर्टी है, बैठा कौन है, एक्चुअली किसके नाम है। आप जाके वहाँ कॉर्पोरेशन में सारा तो एक जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ट्रेसिंग मींस डिटरमिनिंग द नेचर और ऑफ सोर्स। सोर्स क्या है, कहाँ से प्रॉपर्टी, पैसा कहाँ से आया, मूवमेंट कैसे हुई, टाइटल किसका हुआ, ओनरशिप किसकी प्रॉपर्टी है। तो इट इज द जॉब ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू डू इट अंडर सेक्शन 105 सीआरपीसी। सेक्शन 105 बी सीआरपीसी ऑफिसर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन। असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स। असिस्टेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पर्सन का मतलब है कि हमारा जैसे जो अभी चौकसी वहां गया हुआ है, वहां पे हमारी टीमें गई हुई वहां, उसको नीरव मोदी को लेने गई हुई है और उसके लिए भी हमारी टीमें काम, विजय माल्या के लिए काम कर रही है। तो असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन, तो हम एक दूसरे कंट्री से असिस्टेंस लेते हैं, पुलिस वालों से बात करते हैं और प्रोसीजर को हम अपने केस को वहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये सभी केस अभी चल रहे हैं नीरव मोदी वगैरह के। सेक्शन 105 सीआरपीसी असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और आप देखिए ऑफिसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी लोकेट कर ली गई बाहरले कंट्री में है या यहाँ पे है, तो जहाँ दूसरे कंट्री को हमारे असिस्टेंस चाहिए, तो उसमें आप देखिए यहाँ हम अपने कोर्ट से अटैचमेंट का ऑर्डर ले लेंगे, जहाँ फॉरफीचर प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी को पुलिस के कब्जे में ले लेंगे। असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर। सेक्शन 105 बी, जब किसी पर्सन को लेके आना है, क्रिमिनल को लेके आना, जहाँ छोड़ना है, डिपोर्ट करना है, मूवमेंट ऑफ, और जहाँ प्रॉपर्टी के बारे अटैचमेंट और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी फॉरफीचर। सेक्शन 105 डी सीआरपीसी आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बोला कि अपराध करके जो प्रॉपर्टी बनाई है ये, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेस करना, उसकी ओनरशिप को देखना, उसका सोर्स देखना, उसकी मूवमेंट देखना, उसका टाइटल देखना, ये सारी चीजें ऑफिसर यू हैव टू डू इट अंडर सेक्शन 105 डी सीआरपीसी। आइडेंटिफाई अनलॉफुली का मतलब है कि अपराध करके प्रॉपर्टी बनाएंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 105 ईसीआरपीसी सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे सेक्शन आगे कवर होते हैं। 105 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफीटेड, तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट करेगी, कैसे करेगी, प्रोसीजर इज देयर। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सेक्शन को आप ध्यान से पढ़िए, आप अपनी बुक बाद में खोल के इसको देखिए। नोटिस टू फॉरफीचर प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस, फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर, फॉरफीचर कर दिया, गवर्नमेंट उसको देख रही है तो वो क्रिमिनल पे जुर्माना भी लगाएगी कि हम अपनी मशीनरी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये सारे ऑफिसर ये सेक्शन है जो आप इसको पढ़ लीजिए। प्रोसीजर जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 105 के सीआरपीसी प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? यस, व्हाट इज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? इट इज आल्सो कॉल्ड, नोट कर लीजिए आप, लेटर रोगेटरी, लेटर रोगेटरी, ROGATORY, लेटर रोगेटरी। तो सेक्शन 106 सीआरपीसी ऑफिसर ये डील करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कंप्लेन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड कंट्री। तो ऑफिसर व्हाट इज दैट? आपके पास यहाँ पे केस है, यू आर आई ऑफ द केस, तो आपका जो मुलजम है वो बाहर किसी कंट्री में भाग गया है, तो देन यू हैव टू पुश टू रिक्वेस्ट, जैसे आप एज आईओ रिक्वेस्ट करते रहते हो कि जो मिल नहीं रहा, अवेलेबल बनाने दे दीजिए, नॉन अवेलेबल बनाने दीजिए, आप उसको कुर्की का बनाने दे दीजिए, डिक्लेयर हिम प्रोक्लेम रेफरेंडल लाइक ऐसे ही। तो वी विल रिक्वेस्ट द कंसर्न ट्रायल कोर्ट फॉर इश्यूइंग अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट व्हिच इज टू बी गॉन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर एंड फॉरेन मिनिस्ट्री टू द अदर कंट्री। तो वहां कंट्री में तो वो दैट कंट्री इज बाउंड टू गिव दैट पर्सन बैक टू अस। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, लेटर रोगेटरी। तो ऑफिसर
मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो लेटर रोगेटरी है, तो हमारी जो नोडल एजेंसी पूरे इंडियन पुलिस के लिए वो सीबीआई है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम कहीं भी राजस्थान पुलिस को, पंजाब पुलिस को, दिल्ली पुलिस को अगर भेजना है तो ये सारे जो लेटर्स वो डील करेंगे, जो मैं आगे आपको गाइडलाइन में बताऊंगा, तो सारे सीबीआई इसको डील करेगी। सीबीआई इज द नोडल एजेंसी टू डील विद लेटर रिक्वेस्ट। आपने देखा होगा अभी पीछे रंजीत सिन्हा डायरेक्टर थे, तो जब उन्होंने चार्ज अज्यूम किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि मैं सबसे पहले मेरा जो प्रायोरिटी है, जितने भी लेटर रोगेटरी जो लेटर रिक्वेस्ट है हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री गए हैं, जहाँ उन दूसरी कंट्री से हमारे आए हैं, उनकी डिस्पोजल का मैं काम करूंगा। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर। तो लेटर और रोगेटरी इज ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट issued from the trial court through the government to other government for bringing the person back, for identifying the property or sealing or whatever is written in 105 CRPC। तो ये हो गया 166 ए में इंडिया से रिक्वेस्ट जाएगी, और सेक्शन 166 बी में जाएगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। बाहर से हमें रिक्वेस्ट आएगी, हमारी उस कंट्री के साथ संधि हो रखी है, ट्रीटी हो रखी है, एग्रीमेंट हो रखा है, तो वो हमें कहेंगे, वो सेम रिक्वेस्ट वो भेज सकते हैं कि हमारा बंदा आपके पास यहाँ भागा हुआ है, उसको ट्रेस करो, जहाँ उसकी यहाँ उसने इंडिया में बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसकी रिपोर्ट भेजो, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर टू सीज, टू आइडेंटिफाई, टू फॉरफीचर, टू ऑक्शन दैट प्रॉपर्टी। सो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑफिसर? ये करने का पर्पस क्या है? To make the criminal handicapped, to stop his flow of money, उसको रोकना है, हैंडीकैप हो जाए, पैसे ही नहीं उसके पास आ रहा, तो वो काम कैसे करेगा? उसको डेड बनाना। अभी काबू फिजिकली बाद में आएगा, तो वो डेड कब होगा? जब वो पैसा ही नहीं उसके पास जेब में होगा। फ्लो ऑफ मनी हैज टू बी कंट्रोल्ड, उसको रोका गया है, तो तभी, तो दैट्स व्हाई ये जो सारा प्रोसीजर जो है मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, ये ऑफिसर एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से गाइडलाइन है, जिसको मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, डिस्कस करूंगा, और आपको सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट ऑफिसर, ये गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड, वही विदेश की तफ्तीश, डेजिग्नेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी, जो मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन सेल कॉल्ड आईपीसीसी, सी ऑफ सीबीआई, न्यू दिल्ली में इसका सीबीआई जो हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली लोधी कॉलोनी में है, वहां पे इसका ऑफिस है। तो ये जो डील करती है इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन सेल, इसको कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन सेल, आईपीसीसी सीबीआई की। तो ये इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड को डील करती है, लेटर रोगेटरी को डील करती है, और जितने भी अब ये विजय माल्या, नीरव मोदी, उनको ये जाके वहां पे टीमें भेजी हैं, डील करेगा। इट डील्स विद नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अदर कंट्रीज। ये जो हमारी आईपीसी है सीबीआई की, वो दूसरे कंट्री को सिमिलर जो सेंट्रल ब्यूरो उनकी है इन्वेस्टिगेशन की, दूसरे देशों की, उनके साथ हम डील करेंगे, बात करेंगे, उनके ये बात करेंगे। इंटरपोल हेडक्वार्टर जो है, जो उनसे बात करेंगे, इंटरपोल हेडक्वार्टर, उसके बारे में बात करूंगा आपसे। और हमारे एम्बेसी जो हमारे मिशन, उन पे भी हम बात करेंगे। ऑफिसर, यू मस्ट बी हर्ड अबाउट लाइक एम्बेसी और हाई कमीशन, और काफी जो ऑफिसर हैं, तो मैं पूछता हूँ तो वो बता नहीं पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड हाई कमीशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड हाई कमीशन। तो ऑफिसर, जो हाई कमीशन है, तो हमारे जो कॉमनवेल्थ कंट्री थे, द कंट्रीज हु रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, तो जैसे हम कॉमनवेल्थ गेम भी करते हैं, कॉमनवेल्थ हम मीटिंग भी करते हैं, तो वो क्वीन के अंडर जितने कंट्री, बाद में हम फ्री भी हो गए, जैसे हम फ्री हो गए हैं, हमारी अपनी, हम वी आर सॉवरेन कंट्री, सभी कंट्री, लेकिन हम कॉमनवेल्थ जो है कंट्रीज में कहलाते हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्री अगर आपस में अपनी एम्बेसी को तो स्थापित करती है एक दूसरे देश में, तो दैट विल बी कॉल्ड हाई कमीशन। और अगर हमने अमेरिका में किसी और कंट्री में
अपने एम्बेसी लगाएंगे तो उसको एम्बेसी कहेंगे। लेकिन अगर कॉमनवेल्थ कंट्री में अगर हम इंटरेक्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो उसको हाई कमीशन कहेंगे। एम्बेसी को हाई कमीशन बोलेंगे कॉमनवेल्थ, और जो कंट्री में है बाकी को एम्बेसी बोलेंगे। फॉर गेटिंग, ये क्या काम करती है ऑफिसर? फॉर गेटिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ऑफिसर। For getting informal investigation conducted through the Interpol channels or our mission abroad, a self-contained request, एक request भेजी जाएगी, along with the necessary details, may be addressed to, किसको address करेंगे हम? नोट कर लीजिए, Assistant Director, IPCC, CGO Complex, लोधी कॉलोनी, CBI Headquarter, New Delhi, यहाँ हम address करेंगे. Informal. And now I want to tell you, officer, what is the difference between formal investigation and informal investigation? फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो फिर आपने देखा होगा, जो आपके पास केस फाइल है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको आप 160 का नोटिस भेजते हैं, विटनेस को बुलाते हैं, 41 में अरेस्ट डालते हैं, आप 91 का नोटिस देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, और फिर आप 173 में चलान बनाते हैं, CFS में ये सारा काम करते हैं. ये आपका फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है. तो इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है व्हेन यू डू इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. किसी और दूसरे कंट्री में हमारे जो बैठे हैं, इंटरपोल बैठा है, हमारे एम्बेसी बैठी है, तो उनको हम इनफॉर्मल, तो थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड इज इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. पत्राचार से हम बात करेंगे, उनसे इंटरपोल से बात करेंगे, एम्बेसियों से बात करेंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एंड इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन. तो एक लेटर भेजेंगे, अपनी डिटेल भेजेंगे, क्या हमें चाहिए. नेक्स्ट, द रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है, मे बी रूटेड थ्रू द हेड ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस. व्हाट इज दैट ऑफिसर? कि जो रिक्वेस्ट है वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगी. जैसे दिल्ली पुलिस करेगी तो होम मिनिस्ट्री को भेज देगी. अगर आपके महाराष्ट्र पुलिस है तो महाराष्ट्र का जो आपका होम डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये चिट्ठी रूट होगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के ये होम मिनिस्ट्री में इधर आ जाएगी और फिर इधर उनको मार्क हो जाएगी सीबीआई को. सीबीआई विल प्रोसीड फर्दर. द रिक्वेस्ट मस्ट इनकॉर्पोरेट, ये रिक्वेस्ट में क्या होगा आपसे, जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे, FIR नंबर along with names of the accused person and sections of law, क्या क्या सेक्शन में आपने केस रजिस्टर किया है वो आप भेजोगे, उनका नाम भेजोगे, FIR नंबर भेजोगे, in which case has been registered. फिर आप और क्या भेजोगे, the gist of allegations in the FIR, preliminary inquiry or any other investigation process. तो क्या उस पे एलिगेशन क्या है, एक ब्रीफ आप वो भी बनाएंगे, एक ब्रीफ नोट बनेगा कि एलिगेशन क्या है, आरोप क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने ऑफेंस क्या किया है, तो उसके आप एक लिस्ट बनाएंगे, एक ब्रीफ साथ में अटैच हो जाएगा. और तीसरा है द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. तो आपको उनसे क्या चाहिए, जहां आप रिक्वेस्ट भेजे हैं, आपने भेजा कि हमने ये केस रजिस्टर किया, हमारा ये आरोप लगे हुए हैं, आपको उनसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नंबर 3 में वो आ जाएगा. नेक्स्ट, this is very important officer. Materials being furnished should be carefully examined and scrutinized regarding accuracy. This is very important. कि normally officer क्या होता है कि ठीक है जी, हमारा बंदा पकड़ा गया, उससे वहां से इंफॉर्मेशन आ गई, तो यहाँ पे FIR की ली फाइल और फ्लाइट पकड़ के चले गए. It is not like that. You are representing a country. Whenever you are going out of India as officer on official work, you are representing India. अगर वहां आपने कोई गड़बड़ करी तो आप पेपर में आ गया कि सीबीआई की टीम या पुलिस की टीम खाली हाथ लौट आई, वहां पे उन्होंने उनको डांट फटकार लगाई कि ये आपकी कंप्लेंट नहीं है. तो दिस शुड बी, तो ये जो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, इट शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड, स्क्रूटिनाइज रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी, कोई गलत ना हो जाए. अब देखिए अफसर, हमारे प्लेयर जाते हैं, सानिया मिर्जा, ये PV सिंधु जाते हैं, तो अगर हारते हैं तो हमें थोड़ा दुख लगता है पूरे का, तो जीत के, तो ऐसे ही हमारी टीम which is going for investigation abroad is coming empty handed, तो then बड़ी बदनामी की बात होती है. तो material request sent over there should be carefully examined and scrutinized
करके भेजनी है आपने। तो ताकि अभी पीछे क्या हुआ ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ललित मोदी भी भागा था, तो इन्होंने कोशिश करी थी, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल ये प्रॉब्लम की वजह से उसका पीछा छोड़ दिया, क्योंकि बिकॉज देयर आर सो मेनी सीनियर मिनिस्टर वर इन्वॉल्वड इन सेंडिंग हिम ओवर आउट, और वहां भेज दिया वहां इंग्लैंड में। दैट्स व्हाई ऑफिसर सीबीआई बॉम्बे पुलिस का केस था, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस रजिस्टर कर लिया था। 420 का केस बॉम्बे के थाने में रजिस्टर था, तो 420 का, उसके बेस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उन्होंने केस रजिस्टर करके वो वहां पे इंग्लैंड पहुंच गए। तो कोर्ट ने उनको क्या बोला, फटकार लगाई, उनको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल 420 का केस जो दर्ज है बॉम्बे में थाने में, तो इट शुड बी चार्जशीट उसकी फाइल नहीं हुई, चालान दाखिल नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। हाउ आर यू कमिंग टू अस एंड वेस्टिंग अवर टाइम? पहले अपना वहां पे चालान दाखिल कराओ, चार्जशीट को दाखिल कराओ, लेट द पर्सन बी सीन वांटेड इन द आईज ऑफ द लॉ, उसके वारंट निकलवाओ, उसको प्रोक्लेम, उसको भगौड़ा डिक्लेयर कराओ, फिर हमारे पास आओ। तो दैट्स व्हाई ऑफिसर मटेरियल जो है वो अच्छी तरह छानबीन करके भेजें, ताकि हमारे कंट्री की बेइज्जती ना हो। दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉर्मल। ये जो मैंने बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे भी। विजिट ऑफ पुलिस, अब है कि पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं बाहर, विजिट ऑफ पुलिस ऑफिसर अब्रॉड फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमारे पुलिस ऑफिसर बाहर एक टीम जाना चाहती है, तो क्या प्रोसीजर है? पुलिस ऑफिसर्स आर सेंट अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जो लेटर रोगेटरी हमने अपने ट्रायल कोर्ट से निकाला। वेरी इंटरेस्टिंग ऑफिसर, वैसे टाइम हमारे पास कम है। ये कटारा मर्डर केस जहाँ हुआ था, जिसमें विकास और विशाल डीपी यादव मिनिस्टर था, उसके लड़के उनकी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को मार दिया था, आईएएस का लड़का था, बड़ा हाईलाइट हुआ। तो फैमिली ने, ताकि वो केस चला मर्डर का, फैमिली ने लड़की को इंग्लैंड भेज दिया ताकि वो बयान ना दे पाए। पटियाला कोर्ट मेरे सामने की बात है, आई यूज्ड टू गो टू दैट कोर्ट इन माय कनेक्शन, इन माय केसेस। तो उसको वहां भेज दिया कि वो आए ना, नहीं तो बयान देगी। और तो इन्होंने फिर जब नहीं आ रहे थे, लड़की को बार बार बुलाया जा रहा था, तो फिर लेटर और रोगेटरी सेशन कोर्ट ने इशू किया, लेटर रोगेटरी, लेटर रिक्वेस्ट थ्रू कंट्री, तो उसको आना पड़ा बिकॉज शी हैड गॉन देयर ओवर इन इंडियन पासपोर्ट के बेस पे गई थी, तो शी वाज बाउंड टू कम। आई, तो वही बात हुई, वो अपने भाइयों से नाराज थी क्योंकि वो शी वाज मैडली इन लव विद हर बॉयफ्रेंड, शादी करना चाहती थी, तो अपने भाइयों के खिलाफ बयान देके चली गई, जो अभी उम्र कैद काट रहे हैं। तो लेटर रोगेटरी, तो पुलिस ऑफिसर सेंड अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन एलआर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए लेटर रोगेटरी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के सिलसिले में टीम भी हमारी जाती है। बट वी आर गोइंग देयर टू असिस्ट द पुलिस ओवर देयर। इंग्लैंड, अमेरिका की पुलिस को असिस्ट करने जा रहे हैं, उनसे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक ए पुलिस ऑफिसर एज वी आर वर्किंग ओवर हियर रोड। हम जहाँ सड़कों पे काम करते हैं, जहाँ केस की यूनिवर्सिटी, ऐसे नहीं। तो just to assist the foreign police. No police officer or CBI officer would enjoy police powers in a foreign country, won't interfere sovereignty of that country. जब वहाँ की जो sovereign का मतलब है ऑफिसर साम्राज्य है, इंडिपेंडेंट साम्राज्य, sovereign country का मतलब है we are not under any foreign country power, foreign power. हम अपने पूरा है, निर्भर हैं, किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आपने देखा होगा ऑफिसर, सॉवरन कंट्री जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा बैठा था, तो अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री भी उन्होंने अपने नेवी सील जो है सीक्रेटली भेज के उसको मारने के लिए भेजे। बिकॉज अगर पाकिस्तान आर्मी को पता लगता कि नेवी सील अमेरिका के आए हैं, दे हैड द राइट टू किल देम ऑल। तो इसलिए तो सॉवरन कंट्री अपने अपनी कंट्री का, तो दैट्स वाई ये प्रोसीजर जो है एक्सट्रेडिशन के, डिपोर्टेशन के आए हैं। नेक्स्ट, when a team of police officers is being sent abroad
the state government will send a proposal to IPC CBI New Delhi, which in turn will obtain the approval of MHA for the proposal. तो जो टीम अगर भेजी जाएगी तो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भेजी जाएगी, सीबीआई को जाएगी, एमएचए की अप्रूवल ली जाएगी. तो ये इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी सेंट टू द आईपीसी सीबीआई. रीजन ऑफ सेंडिंग टीम क्यों भेजी जा रही है, नेचर ऑफ इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर द कंट्री टू बी विजिटेड. तो जो भी ऑफिसर जा रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी और उनके पासपोर्ट, उनके सारा आइडेंटिटी वो भेजी जाएगी. पीनल ऑफेंसेस किस किस सेक्शन में लगे हैं, नेम्स एंड रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर, उनके नाम वगैरह भेज जाएंगे. नेक्स्ट ये है ऑप्शन एक्स्ट्राडिशन, क्या इसको हिंदी कहते हैं, प्रत्यापन. एक जो फ्यूगिटिव है अपना भागा हुआ वहां से लेना, या उनका दूसरी कंट्री का भागा हुआ हमसे लेना. नेक्स्ट जो हम अभी विजय माल्या, नीरव मोदी, इनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं. इट इज डन अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी. ऑप्शन एक ट्रीटी एक्ट बना हुआ है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1967, आप उसको पढ़ लीजिए. एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अदर, तो किसी देश के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, संधि हो रखी है, तो तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ अदर अरेंजमेंट. तो ऑप्शन अभी मेरे 2 केस जो हैं वो एक्स्ट्राडिशन में चल रहे हैं. मैंने कोई श्रीलंकन पकड़े थे, तो बाद में वो कोर्ट जो है बेल पे छोड़ दिया, एफडी देखते हुए छोड़ छाड़ दिया. तो वो एक्स्ट्राडिशन अभी, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है. मेरे अपने 2 केस अभी तीसरी कोर्ट में चल रहे हैं. तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो, जहाँ अरेंजमेंट हो ऑप्शन, लेकिन इट्स ए पॉलिटिकल, एक्स्ट्राडिशन इज ए पॉलिटिकल डिसीजन ऑप्शन. अब हम ये सऊदी अरबिया, अबू धाबी, वहाँ किंग जो बैठे हैं, तो वो दे आर क्वाइट फ्रेंडली विद इंडिया. तो अगर हमारा वहाँ पे कोई क्रिमिनल चला जाता है और वहाँ ट्रेस हो जाता है, तो किंग बोल देता है कि हाँ भाई इंडिया मांग रहा है, दे दो, हिज वर्ड इज लॉ. तो फिर ट्रीटी की जरूरत नहीं है. तो ये है, इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिलीज द पर्सन, टू एक्स्ट्राडिट द पर्सन और नॉट. It is done only, this is very important also. The point is, extradition is done only when charge sheet is filed in the court. जैसे मैंने अभी बोला कि बम्बई में केस 420 का रजिस्टर था, अंडर इन्वेस्टिगेशन पड़ा हुआ था, और इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टर की टीम वहाँ इंग्लैंड चली गई लेने, तो वहाँ पे उन्होंने फटकार लगाई कि फर्स्ट द चार्ज शीट शुड बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी ऑफिसर. चार्ज शीट, चालान दाखिल हो. चार्जशीट का मतलब है इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड एंड कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया. कॉग्निजेंस का मतलब ऑप्शन काफी मैं देखा, वहाँ मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, जहाँ बड़े बड़े वकील आ जाते हैं और उनके पीछे 20-22 छोटे वकील भी चल रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज पूछता है कि क्या कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉग्निजेंस, इसे हिंदी का है संज्ञान ले लिया. व्हाट इज दैट ऑप्शन, कि आपने चार्जशीट फाइल करी, चार्जशीट विल बी पुट अप बिफोर द जज and judge will go through the your charge sheet prepared by you containing allegation against the accused. उसको पेश करेगा. तो then he will come on conclusion, एक conclusion पे आएगा कि प्राइमा फेसी एक अपराध हुआ है, प्राइमा फेसी एक अपराध हुआ है. तो फिर वो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर शीट पे स्टेनो को लिखाएगा कि let the witness be summoned through summons and the accused be summoned through notice. When the process of issuing of summon and notice has been initiated, so then it's called court has taken cognizance. This is very important. Court has charge sheet file हो, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो, आपकी विवेचना जो करी है, तो तब ये एक्स्ट्रेडिशन होगी. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स्ट्रेडिशन नॉट डन एक्सेप्टेड फॉर पॉलिटिकल रीजन. जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल रीजन है. जो मेरा अपना व्यू है अफसर, एज पुलिस अफसर, सभी क्रिमिनल पाकिस्तान से भी और यहाँ से भी इंग्लैंड भागते हैं, वहां जाके छुप जाते हैं. और मेरा अपना पर्सनल व्यू है अफसर कि इंग्लैंड के दिमाग में अभी
वो हमारी तरफ ऐसे ही देखते हैं कि ये हमारी कॉलोनी हुआ करती थी। दे आर इंफीरियर पीपल, और हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती, हम वहाँ लड़ते रहते हैं सालों साल। विजय माल्या को ले रहे हैं, वहाँ लोग और बैठे हैं। पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो भाग के कहाँ गई, वहाँ वो उसका प्रेसिडेंट अशरफ हो भाग के वहाँ चला गया। दे हैव सम लाइक ईगो प्रॉब्लम कि हमारे बंदे हमें उनको पता क्रिमिनल वहां भाग के वहां बच जाएंगे, इंग्लैंड देगी नहीं। अभी आपने देखा होगा गुलशन जो टी सीरीज का है, उसका मर्डर हुआ था। तो मर्डर था नदीम नाम के, भाई FIR में नाम है, नदीम नाम के बंदे ने किया था। इंग्लैंड में बैठा है, लेटर जा रहे हैं, रिक्वेस्ट चले गए, नहीं दे रहे इंग्लैंड वाले। तो जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो अभी ऑफिसर ये एक्स्ट्राडिशन में अबू सलेम को हम लेके आए थे, CBI में केस था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ही के वहाँ जो बॉम्बे में ये वांटेड था 93 में, जो बम ब्लास्ट हुए थे, रॉयट हुए थे, मारे गए थे, जिसमें ये हमारा संजय, क्या उसका नाम है, संजय दत्त जो एक्टर है, वो भी एक्यूज बना था। तो इसमें ऑफिसर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक्स्ट्राडिशन होती है कोर्ट से हम लेके आते हैं, जैसे अबू सलेम को लेके आए, तो कोर्ट ने बोला कि इसको लिख के दो कि इसको डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, तब लेके जाओगे। और दूसरा ऑप्शन कि कोर्ट ये देखेगी कि जो अपराध वहां है ये वांटेड है, क्या ये अपराध हमारे कंट्री में भी वांटेड है, वाइस वर्सा, तो तब देगी। तो अबू सलेम को यहाँ ले आए और इंडियन पुलिस जोश खा गई, तो उस पर और सेक्शन मुकौका लगा दिया ये है। तो अबू सलेम के वकील ने वहां पे जाके कंप्लेंट करी उस कोर्ट में कि इंडियन पुलिस इज वायलेटिंग द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन देम बाय एक्स्ट्राडिटिंग अबू सलेम। तो वो और सेक्शन लगा रहे हैं, उसको केस में फंसा रहे हैं। तो इमीडिएटली इंडियन पुलिस ने डरते मारे मौका हटा दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विल सेंड एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट टू द, वो अब मैंने बता दिया आपको, CBI जो IPCC है, तो ये नोडल एजेंसी है थ्रू द स्टेट होम डिपार्टमेंट, who would in turn send the same to Ministry of External Affairs for further necessary action। तो ये आपको क्लियर हो, आपने वहाँ लेटर रिगेटरी ले लिया ट्रायल कोर्ट से, तो उसको पूरे जो मटेरियल जो मैंने बताया उसको लगा के, तो आप ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है आप रिक्वेस्ट मैडम से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। तो उसमें क्योंकि प्रोसीजर काफी है, बढ़िया प्रोसीजर है, तो आप उसके थ्रू मूव कर सकते हैं। ये दिस इज द प्रोसीजर। नेक्स्ट, ये जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं या हमारे जो भी लीगल ऑफिसर हैं, वो फॉरेन कंट्री के पुलिस ऑफिसर से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फॉरेन पुलिस पर्सनल लीगल ऑफिसर्स आर नॉट परमिटेड टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्टेट लेवल ऑफिसर। तो उनके बात नहीं कर सकते, जैसे एम्बेसियों में हम जाके डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। वी हैव टू इन्फॉर्म आवर डिपार्टमेंट, आवर सीनियर ऑफिसर गेट टू परमिशन इवन टू गो टू एम्बेसी, उनके बात नहीं कर सकते। एनी सच मस्ट बी रिपोर्टेड टू स्टेट पुलिस। तो ऐसा, तो ऑफिसर मैं यहाँ पे टेरो सेल में काफी देर 11 साल रहा, तो सभी मैसियों के जो पुलिस पर्सनल जो है इमिग्रेशन मेरे मित्र बन गए थे, लेकिन आई यूज टू कंटेन माई सेल्फ बिकॉज मैं वहाँ पे वैसे अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर जाता तो मुझे पता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB है वो नजर रखती है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, टाइम तो थोड़ा रह गया। एक बार मैं अमेरिकन एम्बेसी में चला गया, तो कुछ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम थी, तो सिक्योरिटी की बढ़ाना था गेटों पे जैसा, तो मैं अंदर चला गया। तो मैं अंदर जो ऑफिसर को मिलना था उसको 1 घंटा मैं वेट करता रहा, तो उसके बाद वो मिला, मैं वापस आ गया। तो इन द मीन टाइम इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने दे हैड इन्फॉर्म्ड बाय स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस के आपके इंस्पेक्टर HS गिल वहाँ 1 घंटे के लिए गए थे। तो फिर उन्होंने वेरीफाई किया कि ये ऑफिशियल काम के लिए गए थे। तो इतनी नजर रखी जाती है। नो पुलिस ऑफिसर कैन एस्टेब्लिश डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एम्बेसी। नेक्स्ट, हाँ यस, इंटरपोल के बारे में बात करेंगे ऑफिसर, टाइम बड़ा कम रह गया है, इसको पढ़ते हैं। वर्ड इंटरपोल इज ए रेडियो टेलीग्राफ कोड फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ 188 मेंबर कंट्री है, जो हमारे आपस में ना इंफॉर्मेशन, तो ये आप बढ़ गई हैं
काफ़ी लोग जो है अवेयरनेस हो गई है और जो टेररिज्म बड़ा फैल गया है इसलिए बढ़ चुकी है। तो इसकी जो हेडक्वार्टर हुआ है लियोन फ्रांस में है, फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इंटरपोल न्यू दिल्ली। तो हमारे यहाँ सीबीआई में इंटरपोल की एक ब्रांच है, हेडेड बाई वन ज्वाइंट डायरेक्टर, आईजी लेवल के ऑफिसर। इसको देखते हैं तो ये क्या करते हैं, अरेस्ट ऑफ फॉरेनर इन इंडिया, ये उसको देखते हैं। तो फॉरेनर यहाँ पकड़ा गया, रिपोर्ट भी सेंड टू इंटरपोल विंग, इंटरपोल विंग में रिपोर्ट जाएगी। अगर आपने कोई फॉरेनर पकड़ लिया तो आपने वो आपने एसपी को, अपने आईजी को रिपोर्ट भेजेंगे, वो आगे रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी, सीबीआई को पहुंच जाएगी। अगर आपने किसी को फॉरेनर को पकड़ा, करेक्ट नेम ऑफ द फॉरेनर, अरेस्ट, नेशनलिटी, कौन सा नाम है, उसका नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप उसमें लिख दीजिए। नेक्स्ट, पेरेंटेज, उसके पिता का नाम, माता का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस अब्रॉड, एड्रेस क्या था ये भेज दीजिए, नंबर, डेट एंड प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ द पासपोर्ट ये भेज दीजिए, पासपोर्ट की डिटेल, उसकी फोटोग्राफ भेज दीजिए, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट इन ट्रिप्लीकेट 3 कॉपी बनेगी फिंगरप्रिंट की, भेज दीजिए। डिटेल ऑफ द केस, क्या केस क्या है आपके पास, सेक्शन, ब्रीफ फैक्ट, जिस्ट ऑफ एलिगेशन, ये आप भेज दीजिए। तो जब आप फॉरेनर आपके हाथ में आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग ऑफिसर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर में लगा दूंगा, क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट, हाँ, इंटरपोल नोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल नोटिस निकले हैं तो सभी लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस पता है और कुछ पता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट अपन पर है। द पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज टू सप्लाई टू द पुलिस सर्विसेज ऑफ मेंबर कंट्री जो इंटरपोल के मेंबर है, थ्रू देयर एनसीबी, उनके जो नेशनल क्राइम ब्यूरो, उनके थ्रू सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो पर्सन कैसे है, 7 मेजर टाइप ऑफ इंटरनेशनल नोटिस, बहुत जरूरी ऑफिसर, रेड कॉर्नर नोटिस, दीज नोटिस आर नोन एज वांटेड नोटिस। जब बंदा वांटेड हो जाता है, पीओ डिक्लेयर हो गया, उसके वारंट निकले हुए हैं, ही शुड बी वांटेड इन द आईज ऑफ द लॉ and are issued in respect of offenders wanted at international level, जैसे हमारे विजय माल्या वगैरह जी हैं, उनके लिए हमने ये करे हुए हैं। Offender has to be arrested as per this code before extradition, तो पहले उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर एक्सट्रेडिशन का ये नोटिस किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू नोटिस, ये रेड ब्लू कॉर्नर नोटिस, दीज आर कॉल्ड इंक्वायरी नोटिस, आर इशूड टू वेरीफाई समवन्स आइडेंटिटी और क्रिमिनल रिकॉर्ड। जैसे आप ऑफिसर आप पर्चा 12 करते हो, जब आप कोई मुलजिम पकड़ लेते हो, उसका एड्रेस आपके थाने के अलावा किसी और इंडिया में कहीं है, तो आप उसके कंसर्न एसएसपी को भेजते हो। ऐसे ही ब्लू नोटिस है कि हम इंक्वायरी, ये बंदा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये बंदा जो फॉरेनर पकड़ा गया ये है कौन, क्या इसका रिकॉर्ड है, ये ठीक ठाक है, तो ब्लू नोटिस हम भेजते हैं। ग्रीन कॉर्नर नोटिस, दीज आर कॉल्ड वार्निंग नोटिस। वार्निंग नोटिस है उसे कि ऑफिसर हमने को गैंग यहाँ पकड़ लिया और वो बता रहा है कि हमारा इंग्लैंड में भी ठिकाना है, हमारा अबू धाबी में, दुबई में भी ठिकाना है, कहाँ ठिकाना है, तो हम वार्निंग नोटिस भेजते हैं। ब्लैक नोटिस, ब्लैक नोटिस, दीज आर इशूड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जब डेड बॉडी मिल जाती है आपको फॉरेनर की और फॉल्स आइडेंटिटी हो तो ब्लैक नोटिस आता है। दीज आर इशूड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज हु आर प्रोबेबली यूजिंग फॉल्स आइडेंटिटी। अब टाइम कम है तो मैं आपको ये पार्लियामेंट अटैक केस में जो 5 टेररिस्ट मारे गए थे, देवर पाकिस्तानी, तो वो वहां पे फॉल्स आइडेंटिटी पे आए थे, अपना छोटा नाम लिखे, अबू, हमजा, राना, मोहम्मद, तो ब्लैक नोटिस जब डेड बॉडीज मिल जाती हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी नोटिस, ऑफिसर, दीज आर इशूड टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोलन प्रॉपर्टी। तो स्टोलन प्रॉपर्टी है, यहाँ हमने संग्रहालय में कोई चीज निकल गई है, हमारा पीछे जो इंडिया गेट के पास संग्रहालय है, वहां पे पिस्टल थी को पुरानी, कोई किंग की, वो निकल गई ऐसा, तो स्टोलन प्रॉपर्टी, मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोटिस में कंट्री टू कंट्री हम भेजते हैं। स्मगलिंग होती है, करोड़ों का व्यापार होता है। मोडस ऑपरेंडी शीट्स, दीज आर इशूड टू सर्कुलेट मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर हाइडिंग प्लेसेस। तो हम एक मोडस ऑपरेंडी नोट भी भेजते हैं कि जो हमारे पास पकड़े गए हैं उनके जो हाइडिंग प्लेस है आपके कंट्री में है, तो देख लीजिए, एक इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं। नेक्स्ट,
orange notices. UN Security Council, Interpol special notice, orange notice. These are issued for groups or individuals who are target of United Nations sanctions against Al-Qaeda, Taliban. तो ये इसको कहते हैं ऑरेंज नोटिसेस, इंटरपोल के स्पेशल नोटिस हैं. When a group of terrorism, जैसे ये तालिबान है, ये अल-कायदा है, इनको सैंक्शन का मतलब है ऑफिसर सैंक्शन. वैसे नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड क्या सैंक्शन, छुट्टी सैंक्शन हो गई, मंजूर हो गई, लोन सैंक्शन हो गया. यहाँ सैंक्शन है रिस्ट्रिक्शंस imposed on those organization to curtail their activity, to curtail their financial going on proceeding. तो ऑरेंज नोटिस दिए जाते हैं. नेक्स्ट. तो ये हमारा जो टॉपिक है ऑफिसर, तो मैंने टाइम पे सुक्सीडेड इन कंप्लीटिंग इट, लेकिन कंप्लीट हो गया. तो मैडम अगर क्वेश्चन आंसर के लिए बात करेंगे तो आप कर सकते हैं. यस सर, थैंक यू सर. सर हमने पार्लियामेंट अटैक के बारे में आपने तो मुझे अपना बताया है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर, अगर आपका पार्लियामेंट अटैक के बारे में हमें थोड़ा सा और एक जानकारी दीजिएगा. अभी? यस सर, अभी टाइम है सर अपने पास, नो इश्यूज. आप पार्लियामेंट अटैक के बारे में थोड़ा सा तो मेरे पास मैडम वो प्रेजेंटेशन जो मेरे ख्याल आपको भेजी, तो वो प्रेजेंटेशन लगा दूंगे वैसे ही. आपके पास है अभी सर? मेरे पास अभी पेन ड्राइव में तो है. ओके, स्क्रीन शेयरिंग करके अगर आप लगा सकते हैं तो प्लीज लगा दीजिए सर. देखते मुझे आप शेयर कर दीजिए. शेयर हो जाएगा, शेयर कर लो. देखो इट्स ओके, हम ऐसे ही चालू करते हैं सर. ठीक है. अरे बराबर. मैडम अगर मैं आपको अभी मेल सेंड कर दूं, उसका मेल सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दूं? यस सर, आप यस सर आप कर दीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए सर. ठीक है जी, ठीक है. मैडम को व्हाट्सएप कर देता हूं. सकते हैं? सर जी, सर विदाउट प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं सर. अरे विदाउट प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं सर. ओके ओके. तो मैं देख लो मैडम, एक मिनट मैं शुरू कर लेता हूँ. यस सर. तो मेरे असिस्टेंट वो कर रहे हैं. तो पार्लियामेंट अटैक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा ऑफिसर. पार्लियामेंट अटैक केस 2001 में हुआ था. तो उसमें मैं तब टेरर सेल हमारा है जो जिसको स्पेशल सेल कहते हैं, तो वहाँ पे तैनात था. तो इसमें अफजल गुरु और शौकत गुरु दोनों जो ये भाई थे. तो ये अफजल गुरु 5 टेररिस्ट को लेके दिल्ली में आ गया और दिसंबर में ये अटैक हुआ था. तो 1 महीने पहले लेके
तो उनको असला आर्म्स और म्यूनिशन लेके यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे मुखर्जी नगर, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके सामने एक एरिया है मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार और गांधी विहार, वहां पे उनको रख दिया गया। तो मिल गया सर, रख है नहीं? हाँ भेज दो। मैंने मैडम सेंड कर दिया, ठीक है, वहां भेज दिया। और ये जो पार्लियामेंट अटैक केस के से पहले मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑफिसर, ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ये डील करती है, नेगोशिएट करती है टेररिस्ट से। जैसे पहले मुफ्ती मोहम्मद की लड़की उठा के ले गए थे हिजुल, वो जो अपने JK वाले, तो उसको छुड़ाने के लिए 5 टेररिस्ट छोड़े। फिर हमारे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है उसको ले गए थे वहां पे, तालिबान वहां पे रखा गया। तो फिर 150 पैसेंजर छुड़ाने के लिए 3 टेररिस्ट छोड़े गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद जो अजहर मसूद है उसने जैश ए मोहम्मद बनाई, और एक जो शेख जोड़ा गया था तीसरी अपने तिहाड़ जेल से, तो ही प्लेड मेन रोल इन अमेरिका में जो ट्रेड टावर उठाया गया था जिसमें 2000 बंदा मरा। तो आप देखिए कि 100, 150, 200 बंदा बचाने के लिए तो हमने नेगोशिएट किया, लेकिन उसकी बजाय हजारों लोग मर गए। और जो टेररिस्ट है वो सक्रिय हो गया, वो तैयार हो गया और नुकसान किए जा रहा है। हर जो अटैक इंडिया पे होता है तो जैश ए मोहम्मद के तो पार्टिसिपेशन रहती है। तो जैश ए मोहम्मद ऐसी चीज है अफसर जिन्होंने ये ह्यूमन बम तैयार करा है, ह्यूमन जो मिशनरी तैयार करे हैं, तो अब टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ व्हाइल कमिटिंग द क्राइम। जैसे हम देखा बम्बे में ताज होटल पे अटैक हुआ था, तो वो सारे मारे गए थे, तो इसीलिए तैयार हो गया था। ओके, थैंक यू मैडम। दिस पार्लियामेंट अटैक केस नॉट ओनली ये पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल है। दिस वाज नॉट ओनली ए टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, वाज अ केस ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेक्शन जो आपके आईपीसी के सेक्शन 121 से लेके 134 नोट कर लीजिए, वो सेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लड़ाई लड़ने के रिलेटेड सेक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आईपीसी के। तो टेररिस्ट का जो जैसे हम टाटा पोटा और अभी यूपीए अनलॉफुल एक्टिविटी लगा रहे हैं, ऐसे ही वो सेक्शन भी लगते हैं। दिस अटैक ऑन पार्लियामेंट वाज अ क्लियर कट चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे साम्राज्य को एक क्लियर कट चैलेंज था। ड्यू टू अटैक ऑन पार्लियामेंट, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्टूड फेस टू फेस फॉर मोर देन 1.5 साल। पाकिस्तान इतना गुस्सा था, इतनी हीट क्रिएट हो गई ऑफिसर, कभी लड़ाई हो सकती थी कि आर्मी, दोनों देशों की आर्मी बैरकों से निकल के बॉर्डर पे फेस टू फेस खड़ी हो गई। नेक्स्ट, इट वाज एन अटेम्प्ट टू किल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टू मेक अदर वीआईपी। ऑफिसर, ये अटैक क्यों किया गया? और तब ये मौका ढूंढा गया जब सेशन चालू था, ज्यादा से ज्यादा वीआईपी वहां हाजिर होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट आपको ऑफिसर पता ही है, वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। Whoever is the vice president of India, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और प्राइम मिनिस्टर भी आता है जब सेशन चलता है। तो सारे एमपी और मिनिस्टर होते हैं, इसलिए ये मौका जो सेशन का ढूंढा गया। नेक्स्ट ऑफिसर, ये आपको बोलो, ये जो चश्मे वाला छोटे कद का व्हाइट स्वेटर में, तो ये अफजल गुरु है। सेंटर में जो गिलानी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, और लेफ्ट में जो स्ट्राइप्स वाला लंबे वाला है वो शौकत गुरु है। तो इसका कजन है, अफजल गुरु का कजन। सेंटर में जो है वो SCR गिलानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। तो ये मुलजम थे, इनको अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, दिस वाज जॉइंटली कनेक्टेड बाय द लश्कर-ए-तौयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद जैसे मैंने बताया ऑफिसर, इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट काठमांडू वाली चली गई थी, तो 150 बंदा बचाने के लिए तो हमने अजहर मसूद को छोड़ा था। तो वो आप देखिए कि हर अटैक में जैश-ए-मोहम्मद के लोग आते हैं। मोहम्मद अफजल गुरु, आल्सो नोन एज अफजल गुरु, इज ए जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट, इज लिखा हुआ है पुरानी, अब तो मारा गया। ही हैज बीन हैंग्ड। He belonged to Baramulla district of Jammu Kashmir. He went to Pakistan where he received terrorist training and became involved in terrorist activity. Pakistan चला गया, ट्रेनिंग ली इसने, and he was motivated by one terrorist, Ghazi Baba, to carry out attack on Indian Parliament and embassy. गाजी बाबा एक टेररिस्ट था जो इस अटैक के, पार्लियामेंट अटैक के बाद
साल बाद मारा गया था। तो मैं पिछले साल NIA में गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेड हो, तो वहाँ पे IG साहब मिले, तो उन्होंने अपना शर्ट उठा के दिखाया कि गोली लगी थी जब इसके साथ एनकाउंटर, ये वहाँ पे मारा गया। तो हमारे IG साहब भी अटैक में, एनकाउंटर में शामिल थे, तो उन्होंने दिखाया। नेक्स्ट, हिज कजन शौकत गुरु, जो भी आपने देखा होगा लंबे वाला, एंड हिज वाइफ अफसाना गुरु। अफसाना गुरु एक्चुअली जो नवजोत संधू थी, ये लड़की पंजाब के रहने वाली थी, और यहाँ पे आ गई, लव फेयर हो गया यूनिवर्सिटी पढ़ते वहां देखते हुए, और फिर ये अपना धर्म चेंज करिए, अफसाना गुरु बन गई। तो अफजल गुरु ब्रॉट, पहले ही मुखर्जी नगर में रह रहे थे, अफजल गुरु ब्रॉट 5 टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो इसके पास अफजल एक आजाद मंडी के लिए एक फ्रूट का ट्रक था, तो उसको अपने इसके ट्रक को मैं बाद में एविडेंस में बताऊंगा, ट्रक को यूज किया, तो उसमें ये सारे सामान लेके आए। अफजल गुरु एंड शौकत गुरु टुक टू मोर अकोमोडेशन इंदिरा विहार, गांधी विहार फॉर द स्टे ऑफ टेररिस्ट। नेक्स्ट, both Afzal Guru and Shaukat Guru were in constant touch with Asir Gilani, a professor in Delhi University, जो अभी आपने पिक्चर देखी है। Afzal Guru and Shaukat Guru bought mobile phone and SIM card and one motorcycle from Karol Bagh। तो दोनों भाइयों ने उनके लिए उनको ठहराया और शॉपिंग भी करी, सारे उनको सामान उपलब्ध करे, जो हमने उसके बाद ऑफिसर आप देखेंगे एविडेंस के तौर पे यूज किया। तो एक उन्होंने एम्बेसडर कार खरीदी, एम्बेसडर कार, तो उसको दे बॉट वन रेड बेकन, तो लाल बत्ती ऊपर लगा ली, तो गिव इट ऑफिशियल, सरकारी गाड़ी लगे, और होम मिनिस्ट्री का लोगो जो होता है, जैसे अपना दिल्ली पुलिस का, बॉम्बे पुलिस का लोगो होता है, तो वो शीशे पे चिपका लिया ताकि ये सरकारी गाड़ी लगे। तो उसको इन्होंने तैयार कर लिया, गाड़ी खरीद ली। नेक्स्ट, दे बॉट केमिकल्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट एंड ड्राई फ्रूट फ्रॉम खारी बौली दिल्ली में, वहां से इन्होंने सामान जाके लिया, केमिकल लिया, अमोनियम नाइट्रेट। आपको पता है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल में एक्सप्लोजन करने में काम यूज होता है। दे बॉट दिल्ली पुलिस यूनिफॉर्म फ्रॉम किंग्सवे कैंप, तो हमारे दिल्ली पुलिस के वहाँ मेन जो रिक्रूटमेंट सेल जो ब्रांच है वहाँ की किंग्सवे कैंप है, तो वहाँ 200-300 टेलर मास्टर बैठे, वहां से उन्होंने यूनिफॉर्म भी ली, बिकॉज दे हैव अदर आइडियाज आल्सो। एज द पार्लियामेंट वाज इन सेशन, attack was planned to take maximum number of VIPs as hostages and to kill Vice President and Prime Minister of India। तो इसीलिए सेशन का टाइम चूज किया गया। It was decided that 5 terrorists were to take position near gate number 2 of Parliament on 30 December 2001 in a Western car having, तो कार की डिक्की में 35 kg RDX था, एक्सप्लोसिव मटेरियल था। तो गेट नंबर 2 पे ये वहां पे इन्होंने वेट किया और उसकी इंतजार अफजल गुरु करने लगे। नेक्स्ट, अफजल गुरु ने टीवी पे अपने मुखर्जी नगर बैठ के देखना था कि कब VIP आते हैं। आप देखा होगा ना, वो टीवी आप देखते होंगे जब वो सेशन चलता है, तो बिल्डिंग से निकलते हैं, कभी लालू प्रसाद निकल रहा है, कभी वो और लीडर निकल रहा है, तो वो इंटरव्यू देते हैं, तो वो उन्होंने के भी सिग्नल दे हमें कोई निकला हुआ है, तो ताकि वो एंट्री कर जाए और उसको एकदम काबू कर ले, सो दैट देयर एंट्री इनटू द इंटरनल बिल्डिंग सेंटर हॉल में आसान हो जाए। तो लेकिन इनकी किस्मत खराब, जो हमारी किस्मत अच्छी कि वहां पे लाइट चली गई, वो टीवी देख नहीं पा रहा था, और इधर ये फोन कर रहे थे, तो फिर वो कह रहा था मैं देख नहीं पा रहा। तो एट 11:40 तो दे डिसाइडेड ऑन देयर ओन के पांचों जो टेररिस्ट हैं जो अंदर चले गए गाड़ी स्टार्ट करके। तो अब आप देखिए कि उसमें लाइट एंट्री गेट पे, वहां पे इन्होंने अंदर जो गेट था, अंदर वगैरह जहां से मेंबर पार्लियामेंट घुसते हैं, तो वहां पे इन्होंने गाड़ी लगानी थी, प्लानिंग थी, लेकिन वहां ये गाड़ी लगा नहीं पाए क्योंकि वहां मिनी बसें चल रही थी, 6 सीटर 8 सीटर। जो MP आते हैं सेशन में, वो दिल्ली में इलाहाबाद भवन, UP भवन, महाराष्ट्र भवन, उनमें ठहरते हैं, तो आना जाना था, तो वहां ये गाड़ी को रोक नहीं पाए। तो इनके प्लान थी कि वहां पे वो जो मोहम्मद गाड़ी चला रहा था, तो वो डिक्की के साथ तार जुड़ी हुई थी, तो तार वो वहां पे जाता और बटन दबाता और 35 kg का एक्सप्लोजन होता, बंदे मारे जाते। इस कंफ्यूजन में ये अंदर घुस जाते। Terrorist Muhammad was to park the car near inner gate, main gate, and run towards the entry gate। एंट्री गेट के जाके जैसे बताया बटन दबाना था, और लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मिनी बसें चल रही थी, मैस्टर कार आगे चली गई। मीनवाइल
departure of vice president was announced and the staff was alert. तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का जब होता है, आपको पता है डिपार्चर जब वीआईपी का होता है तो एकदम वो पुलिस अलर्ट हो जाती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बिल्डिंग छोड़ के जा रहे हैं. तो एज द 5 टेररिस्ट डिड नॉट नो द टोपोग्राफी ऑफ द पार्लियामेंट का नक्शा उनको नहीं पता था. दे मूव फर्दर एंड फाइंडिंग आयरन गेट क्लोज दे रिवर्स द कार. तो कार को रिवर्स कर लिया. तो वाइस प्रेसिडेंट की खड़ी गाड़ी से, है ना, खड़ी गाड़ी पे टकरा गए. तो हमारे जो एएसआई दिल्ली पुलिस का नामचंद, तो वो उसने समझा ये ड्राइवर है, उसको नहीं पता था कि ये टेररिस्ट है. उसने जाके उसको कॉलर से पकड़ लिया. तो सारे जो टेररिस्ट है सारे घबरा गए. अभी आप और काम कर लेते हैं. तो नानकचंद ने पकड़ लिया तो सारे टेररिस्ट जो है बाहर आ गए और उन्होंने फायर खोल दिया. और जिससे हमारे 9 पुलिस ऑफिसर, वॉच एंड वार्ड स्टाफ, एक लड़की सीआरपी में जो गेट नंबर 1 पे तलाशी ले रही थी उसको मारे गए ड्यू टू ओपनिंग फायर. तो जो सारे गेट जो है इसका क्या हुआ, फायर ओपन हो गई तो सारे जो गेट 30-35 गेट होते हैं अंदर इनर बिल्डिंग पे वो बंद हो गए. तो उससे सिक्योर होगी बिल्डिंग एज प्लान्ड. टेररिस्ट मोहम्मद रैन विद. तो अब गाड़ी दूर आ गई थी, इन्होंने फायर भी खोल दिया था. तो मोहम्मद तार लेके भागा. अब गाड़ी दूर चली गई थी, तार छोटी पड़ गई, तार टूट गई, तो वो एक्सप्लोजन भी नहीं हो सका. बट एज द डिस्टेंस फ्रॉम तो बढ़ गई तो तार टूट गई. स्नैप एंड ब्रोकन. टेररिस्ट मोहम्मद वाज इमीडिएटली किल्ड बाय सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड एट द गेट. तो मोहम्मद तो वहां पहुंच ही गया था मेन जो एंट्री गेट पे, तो उसको सिक्योरिटी स्टाफ ने मार दिया. बाकी जो 4 टेररिस्ट थे तो उनको नहीं पता लगता था कहाँ जाना है. तो पीछे ऑफिसर तो आयरन गेट को लगा हुआ था. उसके बाद उसके पीछे, क्योंकि आप देखा होगा पार्लियामेंट गोल है, मार्केट जो ये गोल बिल्डिंग बनी हुई है. तो आयरन गेट के पीछे दीवार लगी हुई थी. तो उसके पीछे वाजपेयी अपने प्राइम मिनिस्टर, उनका गेट था एंट्री का, अलग से बनाया हुआ था. तो ये चारों टेररिस्ट वहां भाग के तो उनके जो लोहे का जो दीवार थी उनको कूदने के लिए निकल गए. तो वहां पे उसके पीछे, क्योंकि उधर पीएम गेट था, तो वहां पे सीआरपी की प्लाटून ऑलरेडी डिप्लॉयड थी. तो मैंने जब सब इंस्पेक्टर से बात करी प्लाटून कमांडर से, तो उसने बताया कि जनाब इतनी फायरिंग हुई तो मैंने अनाउंस कर दिया कि टेररिस्ट अटैक हो गया. तो आई डायरेक्टर दैम, जो मेरे पुलिस वाले थे उसके सबॉर्डिनेट, के पोजीशन ले लें. तो पोजीशन ले ली. तो उन्होंने चारों ने वहां से जंप किया और अभी अपने बैग से वो AK-47 निकाल ही रहे थे कि जो तो कांस्टेबल संतोष जो था, जब बाद में वो लेटर सब इंस्पेक्टर प्रमोट किया गया, तो इसने कह रहा मेरा कहना नहीं माना. इसने उठ के जाके अभी वो 3 टेररिस्ट जो अभी बैग में AK-47 उसको मार दिया और चौथे के पैर में गोली लगी जो पीएम गेट पे पहुंचने में सफल हो गया. तो वहां के सिक्योरिटी स्टाफ ने उसको मार दिया. तो उसको तो कांस्टेबल संतोष ने मुझे बताया कि इसका फादर सब इंस्पेक्टर था कश्मीर में, तो वहां पे ये टेररिस्ट के हाथों मारा गया था. और संतोष ने बताया कि मेरे 2 काम हो गए जी. मैंने अपने फादर का मौत का बदला भी ले लिया और मैंने टेररिस्ट भी मार दिए. ये यहाँ पे जो अटैक था वो फाइल कर दिया. अफजल गुरु एंड शौकत गुरु फ्लड, जो मैं ट्रक की बात कर रहा था जिसमें ये टेररिस्ट को लेके आए थे. तो अफजल गुरु, शौकत गुरु तो ट्रक में, ये ट्रक का नंबर भाग गए. केस कैसे वर्कआउट हो उससे? काल जो बॉडी थे, 5 मारे गए थे, उनकी बॉडी में से 3 मोबाइल मिले जिसके हमने कॉल डिटेल रिपोर्ट मिली. और आज अटैक हुआ तो नेक्स्ट डे हम उनके घर पहुंचने में सफल हो गए. तो एक सिम कार्ड जो है वो अफजल गुरु के नाम पे निकला. विद द हेल्प ऑफ CDR मोबाइल फोन बीइंग कैरिड बाय अफजल गुरु एंड SAR गिलानी. तो जो अफजल गुरु अब ट्रक में भाग रहा था और SAR गिलानी ने भागते हुए, जो प्रोफेसर था, उसने भागते हुए अफजल गुरु को बधाई दी कि बहुत अच्छा काम किया. तो उसने जवाब दिया कि मैंने अपना देश के कौम के लिए काम किया है. तो दैट कॉल वाज रिकॉर्डेड, इंटरसेप्टेड, रिकॉर्डेड एंड यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट देम ड्यूरिंग द ट्रायल में. तो काम आया हमारे. नेक्स्ट. दिल्ली पुलिस जो टीम है, जब पता लगा कि अफजल गुरु और शौकत गुरु ट्रक में बैठ के भाग गए, तो वो
उनके पीछे हमने बाई एयर टीम भेजी, तो वहाँ पे वो अरेस्ट हुए और जो जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले थे उनको भी हमने गवा रखा अरेस्ट में। ये ऑफिसर सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये जिससे corroborated सपोर्टेड एविडेंस, जिससे ऑफिसर ये केस को कन्विक्शन में सजा दिलाने में हम कामयाब हुए। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, सीन ऑफ क्राइम से हमने जहाँ ठहरे हुए थे उनको कनेक्ट किया, तो हमने चेन बनाई, आगे हम बढ़ते गए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी। कैसे करी? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन द डिक्की ऑफ द एम्बेसडर कार एंड टिफिन कैरिड बाय द टेररिस्ट वर गॉट एग्जामिन्ड बाय सीएफएसएल। एंड तो कार में जो डिक्की में वो मटेरियल पड़ा था, और जो ऑफिसर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हर टेररिस्ट के कंधे पे एक डोलू लगा हुआ था, तो उसमें भी टिफिन टाइप डोलू लगा था, उसमें भी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। उनके पास तार के साथ एक बटन था, तो उन्होंने वीआईपी को अपने कब्जे में लेना था। कब्जे में लेके अगर कोई ऑपरेशन होता तो वो थ्रेट कर दे कि मैं वीआईपी को भी उड़ा दूंगा, अपने आप को उड़ा दूंगा। तो वो जो सारे मटेरियल है उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चेक किया गया, और these reports were tallied with the CFL। तो बाकी जब हमने रेड किया इंदिरा विहार, गांधी विहार में, वहां भी जो बाकी मटेरियल मिला एक्सप्लोसिव, उसको अलग से चेक कराया गया। दोनों जो रिपोर्ट है वो टैली करके सेम निकली, तो हमारा केस और पक्का हो गया। उनका सीन अपराध की जगह और जहां ठहरे हुए थे वो सेम रिपोर्ट आई टैली करे। मोटरसाइकिल जो है इन्होंने लिया था वो हमने रिकवर किया, जो अफजल गुरु के नाम निकला। आप देखिए अफसर, ये जो भागे हुए मुलजम अफजल गुरु शौकत गुरु, who never entered parliament, he just fled away after hearing that they मारे गए, तो उनको हमने कनेक्ट किया। दिस इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, चेन बनाई, तो सिम कार्ड अफजल गुरु के नाम निकला। नेक्स्ट, recovered laptop used for chatting and downloading logo of home ministry was got examined by the expert। तो ये लैपटॉप के जो चैटिंग हुई, डाउनलोड हुआ लोगो, तो whatever function is committed on the computer is saved in hard disk, आपको पता ही है, उसको चेक कराया गया। तो हमारे जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी, तो वो ये बड़े एक्सपर्ट थे, उनकी ये इसमें गवाही थी, तो उन्होंने चेक करवाया लेबोरेटरी से। और जो मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर वो हैं जो बाटला हाउस इनकाउंटर में शहीद हो गए, जो सेकंड बाटला हाउस जिसमें शहीद हो, वो अभी उनकी डेथ हो गई, तो उनकी गवाही थी। सेल परचेज पेपर ऑफ एम्बेसडर कार वर सीज्ड। तो एम्बेसडर कार के, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अम्यूजिंग ऑब्जर्व, कि जब जिसने एम्बेसडर कार बेची थी, तो वो टीवी पे उसने देखा कि मेरी कार तो यूज हो गई, अंदर पार्लियामेंट में खड़ी है। तो वो तो मुझे वहाँ पार्लियामेंट थाने में वेट कर रहा था कि जनाब ये तो मेरी गाड़ी थी। तो अब ऑप्शन यह है, एक मुझे बड़ी आसानी हुई कि इनका पुलिस रिमांड आराम से मिल रहा था। इतना बड़ा कांड हो गया था, इतना बड़ा हंगामा हो गया था, अपराध हुआ था, तो मैं जहां भी मुझे रिमांड, तो मैं इनको साथ साथ लेके चल रहा था, अफजल गुरु शौकत गुरु को, मोहम्मद को। तो 161 में ही इनकी आइडेंटिफिकेशन कवर हो गई, मुझे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करानी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे सेल परचेज पेपर मैंने लिए और मालिक ने अफजल गुरु शौकत गुरु को पहचाना, तो जो मैंने बयान में लिख लिया। रजिस्ट्रेशन पेपर ऑफ ट्रक इन द नेम ऑफ अफसाना गुरु, तो वो भी सीज किए। वो अफसाना गुरु जो वाइफ थी शौकत गुरु, उसका नाम निकले। अफजल गुरु एंड शौकत गुरु वर आइडेंटिफाइड बाय शॉपकीपर हु सोल्ड द मोबाइल फोन। तो फिर करोल बाग से जो जिसने मोबाइल फोन बेचे थे उनको भी आइडेंटिफिकेशन भी हुई, रसीदें भी ली, मोबाइल फोन जो बेचे थे। तो हमारा ये कंक्रीट जो एविडेंस आता रहा, बोथ वर आइडेंटिफाइड बाय लैंडलॉर्ड ऑफ इंदिरा विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर अपार्टमेंट। रेंट एग्रीमेंट पर सीज, अब देखिए इसमें रेंट एग्रीमेंट सीज किए। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है उसको कंक्रीट बन के चेन बनती जा रही है, तो हम उसको कन्विक्शन के लिए ये जा रहा है। नेक्स्ट, ओनर ऑफ शॉप हु सोल्ड ड्राई फ्रूट आल्सो आइडेंटिफाई अफजल गुरु एंड शौकत गुरु, बिल्स वर आल्सो। तो इन्होंने ऑफिसर जो जितने भी जो मारे गए थे 5 टेररिस्ट, तो इनकी चेस्ट पे बादाम और काजू के पैकेट स्ट्रैप किए हुए थे, क्योंकि अपने ये हफ्ता 10 दिन का प्रोग्राम करके आए थे कि वीआईपी को अपने कब्जे में लेना है और फिर नेगोशिएशन करवानी है, अपने बंदे छुड़ाने हैं, तो साथ में खाते पीते रहना है। तो वो मैंने तो पता किया भी किस दुकान से लिए थे, अफजल ने बताया। तो वहाँ ड्राई फ्रूट के जो ओनर है, तो वो सारे बिल मैंने कब्जे में लिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसकी मालिक जो लेडी थी
तो सारे वो मार्केट एसोसिएशन मेरे पास आ गए, कहते जनाब इतना बड़ा टेररिस्ट था, क्या ये लड़की बयान देगी? तो मैंने उनको ऑप्शन दिया कि अगर आप इनके साथ टच में आए हो, या गवाह बन सकते हो या मुलजिम बन सकते हो, आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो वो उसको भी मैं साथ ले गया और वहाँ पे उनको बयान लिखे और गवाह रखा। शॉपकीपर हु सोल्ड केमिकल्स आइडेंटिफाई अफजल गुरु एंड शौकत गुरु हु हैड कम विद किल्ड टेररिस्ट मोहम्मद। तो जो शॉपकीपर जिन्होंने इनको अमोनियम नाइट्रेट वगैरह दिया था, तो उन्होंने भी इनको आइडेंटिफाई किया, बिल वगैरह सारे कब्जे में लिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जो सारे जो मैं जो कह रहा हूँ, बिल लिए, रेंट एग्रीमेंट लिए, तो ये सारे मैंने सीजर मीमो बना के लिए। सीजर मीमो बना के लिए। सीजर मीमो आपकी फाइल में आते हैं। सीजर मीमो जब ट्रायल चलता है तो ये एग्जिबिट होते हैं। तो एग्जिबिट इज ट्रीटेड एज एविडेंस विच जज कांट इग्नोर एट द टाइम ऑफ गिविंग जजमेंट। डिसीजन जब देता है तो वो एग्जिबिट के तौर पे, तो आप जो भी आप चीज अपने कब्जे में लें उसको सीजर मीमो के थ्रू कब्जे में लें, सो दैट इट कम्स आउट टू बी एग्जिबिटेड ड्यूरिंग ट्रायल and treated as evidence and judge can't ignore at the time of given decision. This is very important. This is very important. Video was prepared when Afzal Guru and Shaukat Guru identified body of terrorist in mortuary of Maulana Azad Medical College में मैंने बॉडी वहाँ रखी। तो अफजल ने बताया कि मुझे इनके असली नाम नहीं पता। तो बड़ी ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि ये मुझे तो छोटे नाम इनके पता है। तो वहाँ मीटिंग होती रही। तो फिर मैंने, क्योंकि जिसके पास फाइल होती है, आयु होता है, तो उसको ज्यादा आइडिया आते हैं। तो मैंने कहा जनाब, वी आर नॉट गोइंग टू पाकिस्तान टू देयर स्कूल एंड कॉलेज टू वेरीफाई देयर नेम एड्रेस एंड पेरेंट एज। जो बोलते हैं वो हम मान के आगे बढ़ते हैं। तो 5 लाशें मैंने वहाँ मॉर्चरी में रख ली। अफजल गुरु शौकत गुरु को मैं लेके गया। तो व्हेन दे पॉइंटेड आउट कि ये अबू है, ये हफ्जा है, ये हराना है, ये मोहम्मद है, तो उन्होंने जब पॉइंट आउट किया तो मैंने वीडियोग्राफी बनाई, which came out to be a concrete evidence against them during trial officer। ये जो एक बहुत सख्त strong evidence आ गया। अफजल गुरु confessed about the whole conspiracy has to attack parliament। तो उसने confession किया और leading to above said recovery। आपको पता है कि हम confession लिखते हैं 25 एविडेंस एक्ट में, और अगर confession लिख के रिकवरी हो जाती है तो इट बिकम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 एविडेंस, अब पता ही है। तो और जो कन्फेशन टेररिस्ट एक्ट में अगर कोई करता है बिफोर द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डीसीपी और एसपी, तो वो एविडेंस के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट। तो ऑफिसर इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये जज थे जो हमारे एसएन ढींगरा, बाद में हाई कोर्ट से रिटायर हुए। तो ये रोज कोई जज वैसे कोर्ट जो है वो बात नहीं करता है न्यूज़पेपर वालों से, जर्नलिस्ट से, लेकिन ये बात करते थे। तो जिस दिन मेरा ये बयान हुआ, आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया, तो एसएन ढींगरा साहब जो जज है उन्होंने मेरे बारे में बताया कि उसके बयान के बाद ये उनके टच में हो गए, ये जो अपराध के साथ जुड़ गए, लिंक हो गए और उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट। वाइल अपहोल्डिंग डेथ सेंटेंस इवन ऑफिसर अफजल रूल किया, तो इसमें अपील करता रहा, काफी लगा रहा है डेथ सेंटेंस में। तो उन्होंने ये जजमेंट में आया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय पीडब्ल्यू 76, मेरा नंबर था, रिमेन्ड अनशैटर्ड, ये टूट नहीं सका। जो मैंने एविडेंस बना के फाइल पे जो सारे एविडेंस में लेके चेन बनाई, तो वो उन्होंने इसके बारे में मेरे बारे में लिखा। तो आई फील वेरी हैप्पी, प्राउड। ऑल द 4 accused were booked under section, कोटा था तब, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया 121 सेक्शन से 134, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट लगाया, सेक्शन ऑफ आईपीसी के मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर लगाए, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन भी लगाए। ये सारे सेक्शन लगाए टू मेक द केस मोर स्ट्रॉन्ग एंड कंक्रीट टू अचीव कन्विक्शन, सजा दिलाने के लिए। एसआर गिलानी, अफसाना गुरु वर एक्विटेड बाय द कोर्ट, क्योंकि एसआर गिलानी ये जो और इसने हाई कोर्ट ने बोला कि जो एविडेंस रिकॉर्डिंग जो है टेलीफोन कन्वर्सेशन, वो पोटा में कहीं मेंशन नहीं है, तो आप इसको आईपीसी में यूज कर सकते हैं। तो इसका ये काफी फायदा ले गया, उसको मिल गया। और अफसाना गुरु ने बोला कि ये जो लोग ठहरे हुए थे, तो हमने इसको कॉन्स्पिरेसी में अरेस्ट किया था कि वो ठहरे हुए थे, वो फारसी वगैरह में बोलते थे,
मैं तो पंजाब की रहने वाली हूँ, हिंदी थोड़ी बहुत जानती हूँ, तो मुझे इससे कोई लेना, तो इस वजह से ये दोनों छूट गए। शौकत गुरु को 10 साल की सजा हुई। नेक्स्ट। और अफजल गुरु की मर्सी अपील रिजेक्ट हुई और ये तिहाड़ जेल में इसको फांसी की सजा सुनाई गई। बिफोर हैंगिंग हिम आई वाज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई हिम। तिहाड़ जेल में मुझे बुलाया गया था और इसकी जो बॉडी को अंदर ही बरी कर दिया गया, वहीं दबा दिया गया ताकि कोई मेमोरियल ना बन जाए, तो इसकी पूजा पाठ इसका वहाँ समागम शुरू हो जाए। तो ही वाज बरीड इनसाइड द जेल सो दैट नो मेमोरियल मे बी इरेक्टेड इन हिज मेमोरी लाइक। तो ये पार्लियामेंट अटैक केस था के बारे जो आप फरमाइश की, तो मैंने बताया। खत्म है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये केस हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी था सर, इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया। जी मैडम। बहुत शॉर्ट टर्म में आपको मैंने रिक्वेस्ट किया और आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किया, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। सच में केस बहुत ही अच्छा केस है सर। ये हाँ जी मैडम, एविडेंस के हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत अच्छा है। यस सर। सर अभी टाइम के इस हिसाब से मैं एक ही क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ। अगर सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में अब्रॉड कंट्री से कुछ इंफॉर्मेशन मिलने के लिए क्राइम होने के बाद कितने दिन में MLA रिक्वेस्ट पर्सनल प्रपोजल सेंड करना चाहिए? और एक है सोशल मीडिया अकाउंट का प्रिजर्वेशन रिक्वेस्ट कितने दिनों में होता है? मैडम सोशल मीडिया की रिक्वेस्ट इमीडिएटली चले जाए, बिकॉज इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो दे ट्राई टू डिलीट इट, तो एज सून एज पॉसिबल तो इसका चला जाए। और सोशल मीडिया में आपको पता है कि नाउ दे आर बाउंड। आपने देखा होगा ट्विटर के साथ इंडियन गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है, तो दे फील दैट वी आर फॉरेन कंपनीज, तो अवॉइड नहीं करते गाइडलाइन को, तो उनको मेन स्ट्रीम पे डालना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी जब इसका हो जाए तो अच्छे रहता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोनों भी अपने जो वेबिनार आज के हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट पे जो हुए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और जब भी इन्वेस्टिगेशन एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदेश में जाके अपने को इन्वेस्टिगेशन करना है, तब हमारे महाराष्ट्र पुलिस आपका जरूर आपका मार्गदर्शन लेंगे सर। मैं आपका नंबर भी शेयर करना चाहूंगी सभी लोगों को, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका हेल्प, वो आपसे डायरेक्टली कॉल भी करके ये मदद मांग सकते हैं सर। वेलकम। थैंक यू सर। मैं CPR पुणे और MPA नासिक की तरफ से आज आपने जो अपना अमूल्य टाइम दिया है सर, क्योंकि एज यूजुअल मुझे आपको पता है सर, आप बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी आपने मुझे टाइमिंग दिया, उसके लिए मैं CPR पुणे और MPA नासिक की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। और आज का ये वेबिनार यहाँ खत्म होता है, ये मैं सर डिक्लेअर करती हूँ। सर्व अधिकारी आणि अंमलदार जे आजच्या वेबिनारमध्ये हजर होते त्यांचे सुद्धा मी इथे आभार मानते आणि आजचा वेबिनार इथे संपलेला आहे असे मी जाहीर करते। धन्यवाद। थँक्यू।